ई कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं आज। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स पे किस तरह से काम हो सकता है, इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से मॉडल्स हैं, कौन कौन से बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्या चैलेंजेस आपको मिलते हैं, साथ साथ इसमें आप कितना डिटेल में काम कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स हमें मेंशन है और इसको डिटेल में हर स्लाइड पे हम स्टडी करते चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स में हमारे पास ओवरव्यू, ई कॉमर्स क्या है, कैसे काम करता है, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं इसके, ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा कितने टाइप्स के ई कॉमर्स बिजनेसेस हमारे पास होते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको कैटेगरीज वाइज डिवाइड करना होता है कि इस कैटेगरी में मैं काम करूँगा, मैं उस कैटेगरी में काम करूँगा। तो इसके अंडरस्टैंडिंग अभी बिल्ड करेंगे हम। प्लेयर्स इन ई कॉमर्स, एट मीन्स के मार्केट के अंदर ई कॉमर्स और कौन कर रहा है। आप जब ई कॉमर्स करने के लिए इन होते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको ये पता होना लाजमी है कि अभी करंटली ई कॉमर्स कर कौन रहा है, कितने स्केल पे कर रहा है, वो सक्सेसफुल है, किन वजह से सक्सेसफुल है। अगर बहुत सारे स्टार्टअप्स या बिजनेस फेल हो रहे हैं ई कॉमर्स के, वो किन वजह से फेल हो रहे हैं, ताकि जब आप अपना स्टार्टअप करने जाओ या किसी के लिए काम करने जाओ तब आपको वो पता हो कि ये गलती नहीं करनी, इस ट्रैक पे रहना है, तब मैं अच्छा ज़्यादा अर्न कर लूँगा या अच्छा पोटेंशियल ग्रैब कर लूँगा। इसके साथ साथ आपने किन टेक्नोलॉजीज़ को इन्वॉल्व करना है। डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व है, इसमें ब्रांडिंग इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें कंटेंट राइटिंग इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। ये टेक्नोलॉजीज़ है जो कि हर प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट वे में परफॉर्म होंगी। तो ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर इन होती हैं, हर प्लेटफॉर्म के ये वैरी करती हैं, ये इसमें पार्ट आ जाता है। फिर इसमें चैलेंजेस आपको क्या मिलता है, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ फिर फ्यूचर क्या होगा ई कॉमर्स को, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ने के बाद 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद ये ई कॉमर्स बिजनेस क्या शक्ल में आ जाएगा, किस शक्ल में आपको मिलेगा, या आप किस तरह से इसमें मॉडिफाई हो सकते हैं। क्योंकि अब दौर इतना एडवांस होता जा रहा है कि आप पढ़ते कुछ है, फिर मार्केट में जाते हो और होता कुछ है, फिर टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। तो हमने जब पढ़ा था तब ये कुछ और था, जब हमने काम करा तब कुछ मॉडिफिकेशन हुई, फिर अब करंटली ये काफ़ी चेंज हो चुका है। एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गई है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आपको मिल गई है जो कि पहले नहीं थी, और आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा और फैसिलिटी मिल जाएंगी आपको। तो आपने टाइम टू टाइम अपडेट होना है, यानी मॉडिफाई करना है अपने आप को, चेंज नहीं करना। चेंज होने में और मॉडिफाई करने में बहुत फ़र्क होता है। चेंज होना मतलब ई कॉमर्स छोड़ा, डिजिटल मार्केटिंग में आ गए, डिजिटल मार्केटिंग छोड़ी आप स्ट्रेटजिस्ट में आ गए, वो छोड़ा आपने किसी तीसरी फील्ड में चले गए। तो आप ये चेंज कर रहे हो अपनी फील्ड्स को। मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग में रहते ई कॉमर्स स्टार्ट कर लिया, ई कॉमर्स में रहते डिजिटल मार्केटिंग को भी साथ में मिला लिया, मार्केट के ट्रेंड्स को इन्वॉल्व करते हुए आपने काम करा। मार्केट में अच्छा ये पोटेंशियल चल रहा है, आपने स्लोली उसको ग्रैब करना सीखा, काम करा, एक्सपीरियंस बिल्ड करा, फिर एक्सपर्टीज़ उसमें आपकी बिल्ड होना शुरू हो गई। ये टाइम टू टाइम आपने उसमें वर्क करना शुरू करना है। फील्ड चेंज नहीं करनी, अपना बिजनेस चेंज नहीं करना, उस पर मॉडिफिकेशन करनी। हाँ, बाद में अगर ऐसा लगता है कि आपको ई कॉमर्स में पोटेंशियल कम है, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते करते उसमें पोटेंशियल आपको मिल गया, फिर ई कॉमर्स कम करना शुरू कर दें। इसी तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और ई कॉमर्स आपने स्टार्ट करा है और आपको लगता है कि ई कॉमर्स का पोटेंशियल मार्केट में आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, तो डिजिटल मार्केटिंग को स्लो करते रहेंगे और ई कॉमर्स को ज़्यादा करते रहेंगे। ये कहलाती है मॉडिफिकेशन। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है फ़ौरन से बंद नहीं कर देते और फ़ौरन से ओपन नहीं कर देते, क्योंकि आपका जो लाइफ साइकिल चल रहा होता है वो उसी पे बेस कर रहा होता है। इसी तरह से आप जब जॉब्स करते हैं तो पहले सीखेंगे, प्रॉपर इस पर एक्सपर्टीज़ लेंगे, तब जाके जॉब स्विच करेंगे ना। फ़ौरन से जॉब स्विच कर देंगे तो उसकी अमाउंट गई, आपके जितने भी एक्सपेंसेस है उसका बर्डन इन्वॉल्व हुआ और इससे कुछ भी नहीं आना। तो ये टाइम टू टाइम आप चेंज करेंगे कि इसमें पोटेंशियल देखना शुरू करेंगे और उस जॉब को कम करना शुरू कर देंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जॉब एंड आपका बिजनेस आपको वो रनवे दे रहा होगा। तो ये आपकी मॉडिफिकेशन कहलाती है इंडस्ट्री के अंदर, जो कि फ्यूचर आपका इंशाल्लाह इसी पे बन जाएगा। टाइप ऑफ ई कॉमर्स की बात करें तो हमारे पास 4 तरह के कैटेगरीज होती हैं जिन पर हम काम करते हैं। एक हमारे पास B2C होता है, एक B2B होता है, एक C2C होता है और एक C2B होता है। B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर, B2B आपके पास बिजनेस टू बिजनेस,
C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर और C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। अच्छा, ये किस तरह के बिजनेस होते हैं, थोड़ा सा हम उसको शॉर्ट में स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें B2B और B2C भी, एक प्रोडक्ट या एक सर्विस मैंने किसी बिजनेस से ली, या एग्जांपल लेते हैं एक मैन्युफैक्चरर है जो एक मोबाइल बना रहा है, सही है, और ये एप्पल कंपनी का मोबाइल है, आईफोन है। अब एक कंपनी ये मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है और एक कंपनी है जो इसे असेंबल कर रही है। चाइना में ये असेंबल होता है, सही, आप सुनते हैं कैलिफोर्निया का है, चाइना का है। तो ये मैन्युफैक्चर अमेरिका में हो रहा है और ये असेंबल कहाँ पे हो रहा है, चाइना में। तो एक बिज़नेस इसको बना रहा है, एक बिज़नेस इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये जो बना रहे हैं ये इनको पैसे दे रहे हैं कि इसको असेंबल कर दो। तो ये कन्वर्जेशन उनकी क्या कहलाएगी, बिजनेस टू बिजनेस। ये भी बिजनेस है और ये भी बिजनेस है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। ये उनसे बिजनेस कर रहे हैं, वो इनसे बिजनेस कर रहे हैं। इन दोनों का रिलेशन क्या कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, अब ये मैन्युफैक्चर हो गया, ये जा रहा है अब कस्टमर के पास। पहले ये जा रहा है होलसेलर के पास, डीलर्स के पास। तो इसका और उनका रिलेशन क्या बनेगा, अगेन बिजनेस टू बिजनेस। होलसेलर भी आगे दे देगा, सही है, रिटेलर्स के पास चले जाएगा। और होलसेलर और रिटेलर का क्या मॉडल बन जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस बन जाएगा। अब रिटेलर जो आप मार्केट में जाके फ़ोन परचेज करते हैं वो आपको दे रहा है, आप क्या है, इसके कस्टमर हैं। तो आपका रिलेशन और उस रिटेल शॉप का मॉडल क्या कहलाएगा, बिजनेस टू कस्टमर। तो आपका रिलेशन और आपने ये मोबाइल परचेज करा, क्या रिलेशन बना, बिजनेस टू कस्टमर। अच्छा, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क होता है, कस्टमर जो कि प्रोडक्ट को ख़रीदता है, ये प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा तो मैं इसका क्या बन गया, कस्टमर बन गया। अगर तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा इस प्रोडक्ट को, तब मैं इसका क्या कहलाऊँगा, कंज्यूमर कहलाऊँगा। अगर मैंने ये ख़रीद के इनको दे दिया या किसी और को दे दिया तो मैं कस्टमर कहलाऊँगा, कंज्यूमर नहीं कहलाऊँगा। इसी तरह से ये कंज्यूमर कहलाएंगे, ये कस्टमर नहीं कहलाएंगे, सही है। हाँ, अगर मैं ये मोबाइल परचेज़ करता हूँ, मैं कस्टमर हूँ और मैं ही इस्तेमाल करता हूँ, तब कस्टमर भी मैं हूँ और कंज्यूमर भी मैं हूँ। बिजनेस टर्म में जब भी बात करी जाए कंज्यूमर की, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए इस्तेमाल करने वाला, सही है। अब उसने ख़रीदा हो या नहीं ख़रीदा हो वो अलग डिबेट होती, वो एक अलग क्यूरी चली जाती है। उसने नहीं ख़रीदा, उसे किसी ने गिफ्ट दिया हो या उसने किसी और ने परचेज़ करके दिया हो, तो वो कस्टमर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। आप कंज्यूमर भी हो सकते हो, आप कस्टमर भी हो सकते हो, और आप सिर्फ कस्टमर भी हो सकते हो और आप सिर्फ कंज्यूमर भी हो सकते हो। अगर बात करें बिजनेस से लेकर हम कस्टमर तक की, तो एक मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का रिलेशन भी क्या कहलाएगा, बिजनेस टू कस्टमर। ये आईफोन कंपनी का मोबाइल है, बीच में सारी मैन्युफैक्चरर होलसेलर सबको हटा देते हैं, तो इस कंपनी का और कस्टमर का रिलेशन भी क्या कहलाएगा, B2C कहलाएगा। अब बीच में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो ऐड करते चले हो, अगर वो ऐड है तो उनका उनसे रिलेशन बना लो। क्या रिलेशन बनेगा, B2B, फिर B2B, फिर B2B और लास्ट में B2C बन जाएगा, जिससे आप परचेज करते हो। इसे एंड यूज़र भी कहते हैं, यानी जो सबसे लास्ट में जिसके पास प्रोडक्ट जाता है, जो कि इस्तेमाल करता है, वो एंड यूज़र भी कहलाता है। कंज्यूमर को एंड यूज़र भी कहते हैं। आप बहुत सारी इंटरनेट पे वीडियोस देखते होंगे या फिर सुनते होंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स के, वो वर्ड यूज़ करते हैं एंड यूज़र। तो एंड यूज़र का मतलब भी कंज्यूमर ही होता है, वो कस्टमर नहीं होता। कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस है। इसी तरह से एंड यूज़र और कस्टमर भी डिफरेंट होगा। कंज्यूमर इज इक्वल टू एंड यूज़र, जो कि लास्ट में इस्तेमाल कर रहा है। ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब एंड यूज़र में मेरे बात को इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर मैं सेल करता हूँ तब कोई इस्तेमाल करेगा, वो तब भी वो क्या कहलाएगा, एंड यूज़र। तो मेरा उसका रिलेशन क्या बन जाएगा, बिजनेस टू कस्टमर का, क्योंकि मैंने उसको ये सेल करा, तो मैं कस्टमर तो नहीं हूँ ना। जब मैं सेल करूँगा तो मैं कस्टमर नहीं कहलाऊँगा, मैं या पर्सनल बिजनेसमैन कहलाऊँगा, क्योंकि मैंने अमाउंट की वजह से या बिजनेस पर्पस की वजह से मैंने उसको सेल करा। जहाँ सेल एंड परचेज आ गई, वहाँ कोई ना कोई बिजनेस इन्वॉल्व हो गया, मैंने उसको बेचा, मतलब मैंने बिजनेस अर्न करा।
उसने ख़रीदा मतलब वो मेरा कस्टमर बन गया या कंज्यूमर बन गया। तो ये डिफरेंस आता है किसमें, B2B में और B2C में। बहुत सारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसके एक से ज़्यादा यूज़र होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, अब एक या दो मोबाइल हमारी कंपनी के पास ऐसे हैं जो कि हर यूज़र हर एम्प्लॉय यूज़ कर रहा होता है। तो ख़रीदा किसने है, मैंने ख़रीदा है। कंज्यूमर कौन हुआ, इस्तेमाल मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन वही प्रोडक्ट दूसरे और इस्तेमाल कर रहे हैं। वही सेम प्रोडक्ट, ये वाला मोबाइल जो कि मैंने ख़रीदा है, मैं कस्टमर बन गया, और यही मोबाइल मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया है, तो वो कस्टमर तो नहीं कहलाएंगे, वो कंज्यूमर कहलाएंगे। तो ये मोबाइल मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे एम्प्लॉयज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मेरा और मेरे एम्प्लॉयज़ का रिलेशन क्या कहलाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसी तरह से आप घर में कोई मोबाइल परचेस करते हैं और आप उसको इस्तेमाल करते हो, आपके भाई बहन वो वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, तो वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वो आपका कहलाएगा। अच्छा, कंज्यूमर टू बिजनेस कौन सा मॉडल कहलाएगा, यूज़ करने के बाद उसको रीसेल कर देना। कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मोबाइल मैंने ख़रीदा और मैंने उसको यूज़ करा, तो मैं उसका क्या बन गया, कंज्यूमर बन गया, और मैंने प्रॉफिट की वजह से या प्रॉफिट अर्न करने की वजह से मैंने ये मोबाइल इनको सेल कर दिया, किसी मोबाइल कंपनी को सेल करा, तो मेरा रिलेशन क्या बन गया, C2B का, यानी वो भी आगे पर्पस के लिए सेल कर देगा। तो वो अपना बिजनेस मॉडल पे काम कर रहा है, मैं भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, और जिसको मैंने सेल करा वो भी इस्तेमाल करने वाला है। तो ये रिलेशन कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही बनेगा, सही है। और एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होगा कि यही मोबाइल मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे सारे एम्प्लॉयज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट सेल एंड परचेज, तो वो भी कंज्यूमर टू कंज्यूमर का रिलेशन बनेगा। और अगर मैंने किसी को सेल करा और वो इस्तेमाल कर रहा है, मैंने इनको बेच दिया और ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनका बिजनेस नहीं है, ये आगे नहीं बेचेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर टू कंज्यूमर। में भी कंज्यूमर और ये भी कंज्यूमर, तो पार्टी 1 भी कंज्यूमर है और पार्टी 2 भी कंज्यूमर है, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाएगा। हाँ, अगर ये आगे बेचें, इनकी शॉप है, इनका अपना ई-कॉमर्स का कोई ना कोई बिजनेस है, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, कंज्यूमर टू बिजनेस। ये 4 मॉडल हमारे पास होते हैं। आप MBA में चले जाएं, BBA में चले जाएं, जितनी भी मार्केटिंग की डिग्री में चले जाएं, ये 4 मॉडल्स हमें पता होने चाहिए, तब हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। ई-कॉमर्स भी हमारे पास उसी की एक फील्ड है, तो आपको बिजनेस मॉडल का आइडिया होना चाहिए, ई-कॉमर्स के अंदर कितने होते हैं, बिजनेस मॉडल कितने होते हैं, तब ये हम काम कर पाएंगे। आप खुद क्या हो और आप जिसके लिए काम कर रहे हो वो क्या है आपके लिए, तो ये जानना इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिजनेस हो और सामने वाला भी बिजनेस है, तब कन्वर्सेशन आपकी डिफरेंट होती है, सेल परचेजिंग आपकी डिफरेंट वे में होगी। अगर सामने वाला कंज्यूमर है या कस्टमर है, तब आपकी प्राइसिंग, आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज डिफरेंट होगी, आपकी सेलिंग और परचेजिंग डिफरेंट होगी। अगर एक प्रोडक्ट मैं होल सेलर को सेल कर रहा हूँ, तब मेरे प्राइस इतने नहीं होंगे जितने कंज्यूमर के होंगे। और ये स्मार्ट वॉच अगर 3000 की है, तो मैं होल सेलर को कितने की दूंगा, 2500 की, ताकि वो 500 अपना प्रॉफिट रखकर कस्टमर को यानी एंड यूज़र को कितने की दे, 3000 की दे। तो मैंने 500 लॉस में किसको दिया है, होल सेलर को दिया है। होल सेलर 500 इस पे रखते हुए किसको देगा, कस्टमर को देगा। तो अगर मेरा बिजनेस, अगर मेरा कस्टमर बिजनेस है, तब मेरा रिलेशन, मेरी कन्वर्सेशन, मेरे प्रोडक्ट के यूनिट्स डिफरेंट होंगे। होल सेलर को सिंगल यूनिट नहीं सेल करा जाएगा, होल सेलर को बल्क में सेल करे जाएंगे। कस्टमर सिर्फ एक ही लेगा और मैं 50 लेकर नहीं आऊँगा ना, मैंने एक ही यूज़ करना है, तो मैं एक ही लूँगा, 2 ले लूँगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो बिज़नेस टू बिज़नेस टर्म डिफरेंट होगी, बिज़नेस टू कस्टमर टर्म डिफरेंट होगी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हम डिफरेंट चलेंगे, कंज्यूमर टू बिज़नेस हम डिफरेंट चलेंगे। तो इन चारों मॉडल का आपको पता हो, और आप जिसके साथ काम कर रहे हो, आइदर आप एक बिज़नेस के साथ काम कर रहे हो, आइदर आप एक कंज्यूमर के साथ काम कर रहे हो, जिसके साथ भी काम कर रहे हो उसका पता होना आपको क्या है, लाजमी है, तभी आप प्रॉपर्ली काम करोगे, क्योंकि आपकी बजटिंग उसके अकॉर्डिंग सेल होगी।
आपके नंबर ऑफ़ यूनिट सेल होंगे। अब एक बल्क में प्रोडक्ट जा रहा है तो उसकी डिलीवरी भी डिफरेंट होगी। एक बाइक पे डिलीवरी राइडर एक प्रोडक्ट सेल कर डिलीवर करने जा रहा है और एक ट्रक जा रहा है डिलीवर करने, डिफरेंट मेथड हो गए। फिर ट्रक जब जा रहा है तो सिंगल पर्सन नहीं होगा, उसकी शिपमेंट लोडिंग एंड अनलोडिंग आपकी डिफरेंट आ जाएगी, ऐसा ही है ना। तो इस मॉडल के चेंज होने से आपका पूरा बजटिंग सिनेरियो, पूरा प्रॉफिट सिनेरियो, पूरा ऑडिट सिस्टम, पूरी चेन आपकी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कस्टमर को देखा, हाँ ये बिजनेस मैन है, ठीक है भाई मेरा मॉडल क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस हो गया। आपने देखा ये कस्टमर है तो मतलब कंज्यूमर B2C हो गया, ऐसा नहीं। उसके अकॉर्डिंग पूरी चेन आपकी चेंज होती है। प्रोडक्ट परचेज करने से लेकर प्रोडक्ट जब तक उसके पास पहुंच ना जाए, जितने भी आपके बीच में थर्ड पार्टीज आते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स आते हैं, आप जिससे प्रोडक्ट पिक करोगे, जहाँ पैक होगा, पैक होने के बाद कितने दिन में शिप होगा, कहाँ वेयर हाउस होगा, तो ये सारी पार्टीज़ आपकी इन्वॉल्व होती हैं इस पर। अगर आप खुद कर लो तो ये सारे काम आपके उस चेन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते। B2C क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर। मैंने एक बिजनेस से परचेज करा और बिजनेस हूँ मैंने एक कस्टमर को सेल कर दिया। अगर वो इस्तेमाल नहीं करता तो मेरा रिलेशन उसके साथ क्या होगा, बिजनेस टू कस्टमर का होगा। अगर वो इस्तेमाल कर लेता है तो मेरा रिलेशन उसके साथ क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। B2C ही है, लेकिन फुल फॉर्म कंज्यूमर और कस्टमर की चेंज हुई थी। अगर वो होलसेलर है या आगे वो अपना बिजनेस करेगा उस प्रोडक्ट से, तो वो मेरा क्या रिलेशन कराएगा, B2B का रिलेशन कराएगा। अगर वो फर्दर आगे कुछ भी काम करता है तो वो उसका फर्दर रिलेशन कराएगा, सही है। लेकिन अगर एंड यूज़र और मेरा रिलेशन देखना है कि जैसे मैं ये मोबाइल बना रहा हूँ और मेरा लास्ट कस्टमर भले होलसेलर, डीलर, रिटेलर के पास से होता हुआ भी जाए, एंड यूज़र तक भी पहुँचता है, तब मेरा उसका रिलेशन क्या कहलाएगा, B2C का रिलेशन कहलाएगा। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करेंगे तो B2C नहीं होगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर लेंगे तो B2B का हो जाएगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर की दो कैटेगरी होती है कि अगर मैंने इनको सेल कर दिया और ये आगे नहीं सेल करते या ये खुद इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा रिलेशन इनके साथ क्या होता है, बिजनेस कंज्यूमर टू कंज्यूमर रिलेशन होगा। हाँ, अगर ये आगे उसको सेल कर देते हैं सिर्फ अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए भी, किसी भी पर्पज़ के लिए भी, तो सेल परचेज इन्वॉल्व हो गई उसमें, तो ये मेरा और इनका रिलेशन क्या होगा, कंज्यूमर टू बिजनेस का रिलेशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेयर्स इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास कितने लोग होते हैं, प्लेयर्स का मतलब कितनी इंडस्ट्री है, कितने ब्रांड्स हैं, या कितने प्रोडक्ट्स हैं, या कितने कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं। कितने प्लेयर्स हैं हमारे पास, अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन काम कर रहा है किस पे, ई कॉमर्स पे काम कर रहा है। नाराज किस पे काम कर रहा है, ई कॉमर्स पे काम कर रहा है। अलीबाबा किस पे काम कर रहा है, ई कॉमर्स पे काम कर रहा है। ईबे भी काम कर रहा है, ई कॉमर्स पे काम कर रहा है। वॉलमार्ट का नाम सुना है, ये भी ई कॉमर्स पे काम कर रहा है। शॉपिफाई टोटली ई कॉमर्स। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोकल प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर जो कि अपना पर्सनल ब्रांड बनाकर काम कर रहे हैं। जैसे मेरा बी प्रोवाइडर नाम से मैं भी पूरा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो वो मेरा लोकल ब्रांड बनाएगा। इसी तरह से कोई दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है। मार्केट में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना पर्सनल भी लोकली काम कर रहे हैं। वो सब प्लेयर्स में आता है, ई कॉमर्स के जितने भी प्लेयर्स होंगे। अब इन सब के मॉडल्स डिफरेंट होंगे। अमेज़ॉन पे काम करने का मॉडल डिफरेंट होगा, दराज पे डिफरेंट वे में काम करा जाएगा, शॉपिफाई पे डिफरेंट वे में काम करा जाएगा। दराज की कुछ पॉलिसीज़ होती है, अमेज़ॉन की कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ होगी, ईबे की कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ होंगी। हर प्लेटफॉर्म की दूसरे प्लेटफॉर्म से रिक्वायरमेंट वेरी करती है, चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि आपने दराज पे काम कर लिया और आप कहते हैं कि मैं अमेज़ॉन पे भी काम कर लूँगा, तो 90% तक तो आप सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन 10% तक आपकी चेंजेस लाजमी आएंगी। अगर आपने अमेज़ॉन पे काम कर लिया और आप कहते हैं कि मैं शॉपिफाई पे काम कर लूँगा, ठीक है, आपकी 70% तक सारी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन 30% आपकी फिर भी चेंज होगी। अगर आप फिर भी समझते हैं कि हर चीज़ सेम है, तो 99% और 1% का रेशो फिर भी रहता है आपका। कभी भी आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि जैसे मैं ई कॉमर्स में एक्सपर्ट हूँ वैसे दराज में एक्सपर्ट हो जाऊँगा। एक्सपर्ट होना अलग है और उसके प्लेटफॉर्म की वर्किंग डिफरेंट होगी। आप उसमें डिफरेंट वे में वर्क करके एक्सपर्ट होंगे, इसमें डिफरेंट वर्क करके एक्सपर्ट होंगे।
तो एक्सपर्टीज़ आपकी डिफरेंट मॉडल्स की कहलाएंगी, सेम एक्सपर्टीज़ आपकी नहीं कहलाएंगी। तो ये डिफरेंट मॉडल्स होने की वजह से इसमें डिफरेंट वर्क होता है। फिर इन प्लेटफॉर्म को समझने के बाद जो लोग इस पे काम कर रहे हैं आपको उनको भी समझना लाजमी, वो भी आपके प्लेयर्स में ही आते हैं। अमेज़ॉन पे जितने लोग ये स्मार्ट वॉच सेल कर रहे हैं वो भी मैं प्लेयर्स के अंदर ही इन्वॉल्व करूँगा, जिसे मेरा कंपटीशन कहते हैं। सही, हमारे पास 3 तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एक हमारे पास होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक मोनोपोली कंपटीशन, और एक होता है ओलिगोपोली कंपटीशन। एक कौन सा होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली कंपटीशन, और थर्ड हमारे पास क्या होता है ओलिगोपोली कंपटीशन। ये एक मार्केटिंग टर्म है जिसका पता होना लाजमी है। अगर मैं उसको डिफाइन करूं तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये होता है कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सही है, आप भी उसमें शामिल हो जाओगे। अब ज़्यादा बड़ा कौन सा है और ज़्यादा छोटा कौन सा है? भाई कोई अच्छे सेल्स कर रहा है, कुछ नामवर ब्रांड है, और आप अभी स्टार्ट करो, आप छोटे हो। इसी तरह से आपके साथ जो और भी बहुत सारे लोग हैं वो इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहे, एक छोटे लेवल पे है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जहाँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं लेकिन सारे इक्वल हैं। जो अच्छा काम करेगा वो ऊपर आ जाएगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो एक स्टेबल पोजीशन पर रहेगा। आपने अच्छा काम करा, आप एक अच्छे पोजीशन में, किसी दूसरे ने और अच्छा काम कर लिया तो आप फिर पीछे हो जाओगे। तो ये चेन आपकी ऐसे चलती रहेगी। जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस हमारे पास होता है, आप जितनी अच्छी डील निकालेंगे, जितना अच्छा टेस्ट देंगे, जितनी अच्छी सर्विस देंगे, आप कस्टमर में इम्पोज होते रहेंगे। किसी और रेस्टोरेंट ने हाइप क्रिएट कर दी, तब आप कस्टमर सारे वहाँ चले गए। किसी तीसरे रेस्टोरेंट ने हाइप क्रिएट कर दी, डील्स निकाल दी, अच्छी मार्केटिंग कर दी, कस्टमर सारे वहाँ चल गए। तो ये मॉडल कौन सा कहलाएगा? हमारे पास परफेक्ट मॉडल कहलाएगा, जिसे हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। मोनोपोली कंपटीशन कौन सा होता है? चलो मैं आपको दोनों मॉडल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्प्राइट एंड 7 अप है। स्प्राइट एंड 7 अप है, मार्केट में एक से ज़्यादा ब्रांड है, एक नहीं है, 2 ब्रांड है या 3 ब्रांड है, सही है, ये एक मॉडल बनता है। सही है, ये आप लोग स्टडी करेंगे ये ओलिगोपोली है या फिर मोनोपोली है। इसी तरह से एक मॉडल कौन सा बनता है? मार्केट में सिर्फ एक ब्रांड है, कोई दूसरा ब्रांड नहीं है, वो कौन सा कहलाएगा? ये आप पढ़ लेंगे, वो कहलाता है मोनोपोली। आंसर दे। सिंगल जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? मोनोपोली कहलाएगा, जिसे मोनोपोली भी कहते हैं। और एक से ज़्यादा, 2 हो या 3 हो, 3 से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं होती इसमें, 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए, तो कौन सा कहलाता है? ओलिगोपोली। एक चौथा भी होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता। तो ये 3 मॉडल हमारे पास काम करते हैं। अब स्प्राइट और 7 अप है, सही है, स्प्राइट और 7 अप के अलावा कोई तीसरा ब्रांड आपको दिखता है? वाइट ड्रिंक्स में सेम टेस्ट, सेम कलरिंग, सेम टेस्ट और इन्वायरमेंट के हवाले से नहीं है। इसी तरह से पेप्सी एंड कोका कोला, आपको मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ब्रांड मिलते हैं, तीसरा आता भी है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा ही कस्टमर का माइंडसेट सिर्फ 2 ब्रांड पे जाता है, जो हाफ या 60-40, 70-30 मार्केट कैप्चर करे हुए होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब कि आप कितने लोगों तक अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपके मार्केट के अंदर कितनी कैप्चर करे हुए। जैसे आप 20 लोग हैं, 20 में से 15 लोग मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा मार्केट शेयर कितना हो जाएगा? 75% तक मेरा मार्केट शेयर हो जाएगा। बाकी 5 पीपल्स दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो ये मार्केट शेयर का भी पता होना लाजमी है कि ये जो प्रोडक्ट आप कोई भी सेल करने जा रहे हो, आपका मार्केट शेयर इसमें कितना होगा और दूसरों का मार्केट शेयर कितना है, और टाइम टू टाइम में मार्केट शेयर कितना इंक्रीज़ कर दूँगा। मार्केट शेयर का मतलब पूरी मार्केट के अंदर जितने लोग हैं ये खरीदने वाले, कितने % लोगों को मैं बेच रहा हूँ, कितने % लोगों को कोई दूसरा ब्रांड बेच रहा है, ये मार्केट शेयर में कहलाता है। पेप्सी और कोका कोला भी सेम एग्जांपल है। एंड्रॉयड एंड आईफोन सेम ब्रांच में चल रहे हैं,
सही है, या तो आप आईफोन यूज़र हो या फिर आप एंड्रॉयड यूज़र हो। अब एंड्रॉयड में भी बहुत सारी कैटेगरीज निकलती हैं, वो एक डिफरेंट डिबेट आ जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की रिस्पेक्ट से हम देखेंगे तो कौन से टॉप पे है, एक iOS है और एक एंड्रॉयड है। आपने बीच में सुना होगा कि अमेज़ॉन के भी मोबाइल आए थे, जिसमें बीच में मोबाइल इन्वेंट हुए थे 2016-17 की बात है या फिर 14 की बात है, गूगल ने भी निकाले थे। तो मार्केट में उनकी हाइप देखते हैं अब, कितने परसेंट लोग खरीदते हैं, वो 1% 2% के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं हो। आप कभी जब भी मोबाइल लेने जाते हैं तो अमेज़ॉन का बोल के लेने जाते हैं, वो नया आया तो लोगों ने ख़रीदा, लेकिन जब इस्तेमाल हुआ, कंज्यूम हुआ, तो इतने ज़्यादा रिलायबल वो प्रूव नहीं हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली पीछे चलेंगे। एक टर्म ये होती है। दूसरी टर्म ये होती है कि मार्केट में जो दो ब्रांड काम कर रहे हैं वो किसी तीसरे को आने ही नहीं दे रहे। जब आप काम स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप सेल करे जा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट लगाए जा रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी यूज़र किसी दूसरे से परचेज़ करके जा रहा है। तो वहाँ आपने कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए मार्केट एनालिसिस को करना होगा कि दूसरे कितने लोग हैं जो इस चीज़ को ख़रीद रहे हैं और वो कितने पैसों में ख़रीद रहे हैं, मैं सस्ता दे रहा हूँ या महंगा दे रहा हूँ। अगर मैं सस्ता दे रहा हूँ तो मेरी क्वालिटी में और उनकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है, अगर वो महंगा दे रहे हैं मुझसे तब क्या डिफरेंस आएगा, मैं महंगा दे रहा हूँ उनसे तब क्या डिफरेंस होना चाहिए, और अगर मैं महंगा दे रहा हूँ तो मैं किस बेस पे महंगा दे रहा हूँ प्रोडक्ट। ये सारी आपकी प्राइसिंग और सारी स्ट्रेटजीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये पूरी चेन उसके अकॉर्डिंग बनती है। तो ये प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो प्लेयर्स प्लेटफॉर्म के प्लेयर्स हो, चाहे वो प्लेयर्स मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनके प्लेयर्स। अमेज़ॉन में भी ये काम होगा, दराज पे भी सेम सिनेरियो है, ईबे पे भी सेम सिनेरियो है, वॉलमार्ट पे भी सेम है, या लोकली जितना भी काम कर लें आप तब भी सेम वर्क है। अगर आप अपना कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं तो लोग क्यों आपसे आके ख़रीदेंगे। अमेज़ॉन से मैं ख़रीद लूँगा ये प्रोडक्ट, मैं दराज से ख़रीद लूँगा, क्योंकि मार्केट के अंदर उसका एक ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है। आपने सुना होगा बीच में दराज की डिलीवरी का प्रॉब्लम आया था कि मंगाओ कुछ मिलता कुछ है, प्रोडक्ट डैमेज मिलता है, प्रोडक्ट एक्चुअल में नहीं मिलता, क्वालिटी डिफरेंस आती है। तो उससे दराज पे कितना लॉस हुआ था। जितने भी वेंडर्स काम कर रहे थे, सिर्फ एक अफवाह थी या कुछ भी ऐसी बात मार्केट में इन हुई थी, उससे सेटिस्फैक्शन डिस्टर्ब हुई थी कस्टमर की, कस्टमर बैक हुआ था, कस्टमर का ट्रस्ट लेवल डिक्रीज़ हुआ था। जब इतने लेवल पे ये काम हो सकता है, जब आप स्टार्ट करोगे तब ये टैक्टिक्स देखने को मिलता है आपको कि लोग दराज से क्यों परचेज़ नहीं कर रहे, आपसे क्यों परचेज़ करें। आप मुझे ऐसी क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हो, कैसा प्रोडक्ट दे रहे हो कि मैं आपसे परचेज़ करूँगा और वो जो पूरी पब्लिक उससे परचेज़ करी है उससे परचेज़ ना करूँगा, क्या डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें देखते देखते आप आइडिया लगाते हो कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, आपने वैसा काम करना है नहीं करना, कितना उससे अच्छा काम करना है, कितना डिफरेंट काम करना है। ये क्रिएटिविटी आपकी अपनी खुद की होती है। अगर कोई दे रहा है आपको, फॉर एग्जांपल यही वॉच लेके चलता है, ये स्मार्ट वॉच है, कोई ब्लैक स्ट्रैप के साथ दे रहा है, कोई चेन के साथ दे रहा है, कोई 3-4 स्ट्रैप्स फ्री दे रहा है आपको, कोई इसका केस भी साथ दे रहा है आपको। मार्केट में आपको इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती है ना, तो वो अपने ब्रांड के साथ अपनी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, क्रिएटिव बना रहे हैं, और इसी तरह से वो मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। कस्टमर साइको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ताकि उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बिल्ड हो जाए। ई कॉमर्स के अंदर और बिजनेस मॉडल आते हैं हमारे पास। B2B हमने पढ़ लिया, B2C पढ़ लिया, B2C पढ़ लिया। उसी की कैटेगरीज़ के अंदर बिजनेस मॉडल्स आते हैं हमारे पास। रिटेल बिजनेसेस है, होलसेल मॉडल है हमारे पास, मार्केट प्लेस मॉडल्स हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स हैं, वाइट लेबलिंग प्रोसेस है, और ऑक्शन का सुना है आपने। ऑप्शन समथिंग नहीं कि आप बोली लगाना, जो एक फिजिकल हमारे काम चलता है, ई कॉमर्स में भी वो काम होता है। आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन इस पर पूरा बिजनेस मॉडल बना हुआ है। सही है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल रिटेल बिजनेस है। रिटेल बिजनेस क्या होता है, आपने एक होलसेलर से एक बल्क में क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, इन्वेंट्री परचेज़ करी, और आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हो।
किसको सेल कर रहे हो? कस्टमर को। तो आपका और कस्टमर का रिलेशन क्या कहलाएगा? B2C कहलाएगा। और आपका और होलसेलर का कस्टमर क्या 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 कहलाएगा? B2B। तो आप B2B में भी काम कर रहे हो और आप B2C में भी काम कर रहे हो। सही है। और मैं अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल करता हूँ, लेकिन मैं प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो ख़रीदूँगा ना। तो मैं जिस होलसेलर से ख़रीद रहा हूँ, मैं जिस मैन्युफैक्चरर से ख़रीद रहा हूँ या जिस कंपनी से ख़रीद रहा हूँ, मैं उसका कस्टमर हुआ ना, लेकिन मैं आगे भी बेचूंगा। तो मेरा अपना बिजनेस है, तो मेरा और उस कंपनी का रिलेशन क्या होगा? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। उसने मुझे बिजनेस करा और मैंने उससे बिजनेस लिया, तो मेरा मतलब क्या हुआ? B2B का हुआ। और अब मैं आगे सेल कर रहा हूँ, रिटेल कर रहा हूँ, आगे कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, तो मेरा और कस्टमर का रिलेशन क्या कहलाएगा? B2C। कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा, मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ। तो मेरा रिलेशन क्या कहलाएगा उसके साथ? B2C। तो मेरा बिजनेस B2B में भी है, B2C में भी है। अगर मुझे पीछे से सस्ते में मिल जाता है, तो मैं बेचने के टाइम पे B2C में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। जो प्रोडक्ट मुझे 1000 रुपीज़ की मिल रही है, अगर मैंने और ज़्यादा बल्क में ले ली और ज़्यादा कुछ स्ट्रेटजीज अप्लाई करी, कन्वर्सेशन करी उसके साथ, तो मुझे अगर वो 800 की भी प्रोडक्ट मिल रही है, तो पर प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करने के लिए अगर 200 का मार्जिन और इंक्रीज़ हो गया, तो 200 का मार्जिन मतलब 2 लाख 20 लाख इसमें आ जाता है जब बल्क में बात होती है। तो वो मेरा मार्जिन इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें और चेंज होती रहेंगी। अगर वहाँ से मुझे कुछ एक्सपेंसिव मिल रहा है, महंगा मिल गया, और कस्टमर को अगर मैं उसी प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, तो मुझे कितना लॉस होगा? तो B2B में मेरा क्या पोटेंशियल चल रहा है और B2C में मेरा क्या पोटेंशियल चल रहा है, तो ये पूरी चेन बन के मेरी साथ चलेंगे अगर आप रिटेल बिजनेस में काम कर रहे हो तो। सही है। अगर आप काम कर रहे हो होलसेल बिजनेस में, तब आप सिंगल प्रोडक्ट में काम नहीं करोगे, बल्क में काम करो। आप मार्केट जाते हैं और कुछ होलसेलर्स होते हैं, कुछ रिटेलर्स होते हैं। जब आप सदर वाली मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे होलसेलर ज़्यादा से मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल एरियाज़ की शॉप से कोई परचेजिंग करेंगे तो वहाँ रिटेल बिजनेस मिलेगा। दोनों के प्राइसिंग में डिफरेंस होगा। रिटेलर आपको थोड़ा महंगा दे रहा होगा, होलसेलर आपको कुछ सस्ता दे रहा होगा, लेकिन नंबर ऑफ़ यूनिट्स में बहुत फ़र्क होगा। होलसेलर आपको कहेगा कि 100 पीस ले, 50 पीसीज ले, 500 पीसीज ले, लेकिन रिटेलर आपसे क्या कहेगा? 1 पीस 2 पीस, जितना आपको चाहिए, आपकी चॉइस होगी। ऐसे ही होता है ना। तो रिटेलर बिजनेस और होलसेलर बिजनेस में नंबर ऑफ़ यूनिट्स का भी फ़र्क आता है, अमाउंट का भी फ़र्क आता है। देन फिर आपका प्रॉफिट रेशो, जितने का आप खरीदेंगे उसके हिसाब से मार्जिन रेशो भी आपका चेंज होगा। अगर आप होलसेलर हैं तो आप जिस कंपनी से या जिस मैन्युफैक्चरर से आप परचेज़ करेंगे, तो परचेजिंग आपकी क्या कहलाएगी? B2B कहलाएगी। बिजनेस से आपने ख़रीदा और आप बिजनेस के लिए ही बेच रहे हो, तो आपका रिलेशन B2B और B2B कहलाएगा, यानी B2B स्क्वायर। आपने जिससे ख़रीदा वो भी बिजनेस है और आप खुद बिजनेस कर रहे हो, होलसेलर हो, तो आपका और उसका रिलेशन क्या कहलाएगा? B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। और आपने रिटेलर को बेचा, रिटेलर भी आगे बेचेगा, तो वो रिलेशन रिटेलर के साथ आपका क्या कहलाएगा? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तो रिटेलर भी आपके साथ क्या कहलाएगा? B2B कहलाएगा। होलसेलर B2B और B2B में काम करेगा। रिटेलर क्या काम करेगा? B2B और B2C में काम करेगा। अगर आप बात करते हैं मार्केट प्लेसेस की, मार्केट प्लेसेस पे B2B भी काम होता है और B2C भी काम होता है। फेसबुक एक मार्केट प्लेस है, ऑप्शन होता है प्रोडक्ट लिस्ट करने का, और आप उसको कस्टमर आते हैं और आपसे क्या कर लेते हैं? परचेज़ कर लेते हैं। उस पर रिटेलर भी कर सकते हो आप, होलसेल भी कर सकते हो, दोनों मॉडल आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो किसी भी मार्केट प्लेटफॉर्म पे। OLX पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करता है, आप प्रोडक्ट लगाते हैं, मुझे बेचना है, मोबाइल बेचना है, मैंने OLX पे लिस्ट कर दिया। वो एक मार्केट प्लेस है। जैसे आप मोबाइल मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी शॉप्स आपके पास होती है जहाँ जो अच्छी क्वालिटी का आपको मोबाइल मिलता है, आप वहाँ से परचेज़ कर लेते हो। इसी तरह OLX भी आपके पास ऑनलाइन मार्केट है। आप जाते हो, बहुत सारे एड्स आपको आ रहे होते हैं, बहुत सारे लिस्टिंग आपको मिल रही होती है, जिसके प्राइस अच्छे लगते हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी लगती है, जो कि मेरे एरिया से करीब होता है, जहाँ मैं बार बार जाकर चेक कर सकता हूँ। मैं वहाँ से जाकर उसको क्या कर लेता हूँ?
परचेज़ कर लेता हूँ। तो OLX मेरे पास क्या कहलाएगी? मार्केट प्लेस कहलाएगी। OLX के और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन मार्केट प्लेसिंग का भी एक जो स्टार्ट हुआ था, इनिशिएट जो लिया था, वो मार्केट प्लेस का लिया था। आपने पार्क व्हील्स की एप्लीकेशन देखी है? वहाँ पे रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं फेसबुक पे, उनकी सेल परचेजिंग भी चल रही होती है, वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, एसेसरीज़ भी उनके साथ इन्वॉल्व है, वो मैन्युफैक्चर कर कर भी सेल कर रहे हैं, वो वेंडर्स जो लिस्ट करते हैं वो भी उनके प्लेटफॉर्म पे सेल हो रहा है। तो ये मॉडल्स टू मॉडल्स वेरी करता है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे अवेयर होने शुरू होंगे, कौन सा मॉडल किस मॉडल के लिए। अगर हम पार्क व्हील का मॉडल अंडरस्टैंड करते हैं, तो अगर मैं एज अ वेंडर का मतलब मैं सेल करने की नीयत से एक कार्ड लगाता हूँ सेल करने के लिए, तो मैं वेंडर कहलाऊंगा। मैंने लिस्ट करा और यूज़र आएंगे उसको देख के परचेज़ कर लेंगे, तो वो मार्केट प्लेस का मॉडल कहलाएगा। लेकिन उनके लिए वो अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, वो शाइनर भी सेल कर रहे हैं, वो क्लोथ भी सेल कर रहे हैं, वो डिफरेंट एसेसरीज भी सेल कर रहे हैं। तो वो मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो मॉडल आपका या तो रिटेल में जाएगा, होलसेल में जाएगा, वो पे बिजनेस टू कस्टमर में चले जाएगा। मेरा मॉडल क्या कहला रहा है? बिजनेस टू कंज्यूमर कहला रहा है। उनका मॉडल क्या कहलाएगा? बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगा। तो ये डिफरेंट हो जाएगा। उनके लिए एज अ वेंडर भी बिजनेस ही कहलाएगा। वो आएगा अपनी मर्ज़ी से बेचेगा और मुझे प्रॉफिट दे जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा? बिजनेस टू बिजनेस कहलाएंगे। तो ये हर प्लेटफॉर्म की ये चीज़ें जानना लाजमी होती है, तभी हम इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल कहलाता है। क्या होता है ये? बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो कि सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। जैसे नेटफ्लिक्स है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, अदर वो आप उस पर सेल परचेज़ करो तो आपका मॉडल B2B बन जाएगा। अगर आप सिर्फ उसको परचेज़ करते हो और इस्तेमाल करते हो तो आपका मॉडल क्या बन जाएगा? B2C बन जाएगा। वो प्लेटफॉर्म जो भी आपको मॉडल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन बेस पर है, तो वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल कहलाएगा। नेटफ्लिक्स है, मैंने एक अकाउंट परचेज़ करा नेटफ्लिक्स का और अच्छी कैपेसिटी वाला परचेज़ कर लिया, और मैंने वो इनको दे दिया, इनको भी दे दिया और इनको भी दे दिया, तो मेरा और नेटफ्लिक्स का रिलेशन क्या हो जाएगा? B2B का हो जाएगा। और मेरा और इन लोगों का रिलेशन क्या हो जाएगा? B2C का रिलेशन हो जाएगा। अपनी मर्जी से प्राइसिंग भी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कस्टमर डिवाइड हो जाएगा। वो मुझे सस्ता दे रहा है, मैं वहाँ चले जाऊँगा। आप महंगा दे रहे हो, अगर आप सस्ता दे रहे हो तो क्वालिटी तो डैमेज नहीं है, क्वालिटी ख़राब तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए आपको इन चीज़ों का पता होना लाजमी है, क्योंकि कस्टमर की साइको समझना, बिजनेसमैन की साइको समझना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मेरा B2B बिजनेस है, तब मैं उस बिज़नेस के साथ जैसे इन्वॉल्व होऊंगा, प्रॉपर चेन मेरी बिज़नेस के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर वो कस्टमर है मेरा या कंज्यूमर है, तो मेरी चेन बिल्कुल कैसे चलेगी? कंज्यूमर के रिस्पेक्ट से चलेगी। तो डील भी कस्टमर के साथ, होलसेलर के पास आप जाते, आप 5 मिनट से ज़्यादा उससे बात नहीं कर सकते, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। आप बोलेंगे मैंने प्रोडक्ट बेचना है, मैं ऑनलाइन बेचता हूँ, आप जाके सिर्फ उसकी पिक्चर लेकर आएँ, वो पिक्चर लेने के लिए आपको इतने नखरे दिखाएगा, वो प्रॉपर्ली आपसे डील नहीं करेगा। वो कहेगा कस्टमर डिस्टर्ब ना करो, काम का टाइम है। ऐसी कन्वर्सेशन आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो एक यूनिट में सेल नहीं करता, वो कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल नहीं करता। वो बोलता है मेरे पास बिजनेस ओनर्स आते हैं और मुझसे कहते हैं ठीक है, प्रोडक्ट चेक नहीं करते, सिर्फ एक सैम्पल लेते हैं, डेट्स इट, पूरा बल्क में प्रोडक्ट लेते हैं। तो उधर कन्वर्सेशन डिफरेंट है, मार्केटिंग डिफरेंट है, होती ही नहीं है। सही है, वो मॉडल डिफरेंट है। अगर वही चीज़ कंज्यूमर की हो, रिटेलर हो आप 10 घंटे लगा कर कस्टमर को वो चीज़ दिखाते हैं। क्लोथिंग शॉप में जाते हैं, डायरेक्ट ही एक ही कपड़ा परचेज कर लेते हैं क्या? नहीं ना, पूरी शॉप के चीज़ें निकलवा लेते हैं आप। बिल्कुल मैं ग्राउंड लेवल की बात करें, क्यों निकलवाते हैं? सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि वो रिटेल बिजनेस है। तब आपका कन्वर्सेशन कस्टमर, वो गुस्सा भी नहीं करता रिटेलर, ठीक है भाई बाजी जितना निकलवाना और निकाल के देते, खुद से भी निकालेगा, आपकी चॉइस से भी निकाल के देगा। ऐसा ही है ना? क्यों निकाल के देगा? क्योंकि वो मॉडल क्या चल रहा है? रिटेल का चल रहा है। जब आप प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं ना, तब आपको चेक करना पड़ता है कि आप रिटेलर पे काम कर रहे हो या फिर आप होलसेल पे काम कर रहे हो।
होल सेल पे आपने क्या काम करना है ये भी देखना पड़ेगा, और आपको जो चैलेंज मिलेंगे सामने से वो क्या हो सकता है, आपने उसको भी डील करना। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होता है उनका कुछ ना कुछ कह सकते हैं इल्ज़ामात लगते रहते हैं, ब्लेमिंग हो गई कि इनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं, वो कैसे मेंटेन करते हैं। अब दराज पे एक ब्लेम आया कि यह प्रोडक्ट सही नहीं मिलती, मंगाओ कुछ मिलता कुछ है, तो ये ब्लेम हुआ ना। अब वो प्रूव हुआ वो एक अलग डिबेट है, सही है, लेकिन वो एक ब्लेम गया। अब वो ब्रांड क्या करता भाई, एक हाइप क्रिएट कर लेता, परेशान हो जाता। अब उन्होंने उस चीज़ को कैसे मेंटेन करा, उनको चैलेंज को किस तरह से फेस करा, कस्टमर में अपनी जो एम्पावरमेंट है अगेन कैसे इंक्रीज़ करी, सेल्स कम हुई और अब वो उनकी सेल्स प्रॉपर्ली मैनेज होकर चल रही। कैसे मैनेज हुई, सही है। आपके पास भी इस तरह के फेजेस आते हैं, कोई कस्टमर कोई भी ऐसा मिल जाता है आपके पास बंदा जो आपको डिग्रेड करके चले जाएगा, फिर आपने उससे ऊपर कैसे होना है। जैसे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म में एक गलत रिव्यू आपका बहुत सारी चीज़ें लॉस करवा देता है, आप सुना होगा आप लोगों ने। क्लाइंट के रिव्यू बहुत मेंटेन होता है, वो रिव्यू चेंज नहीं हो सकते, और उसने गलत रिव्यू दे दिया तो बस बाकी जो लोग आएंगे परचेस करने वो पहले रिव्यू देख के भाग जाएंगे, तो आपका मॉडल ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, काम करना मुश्किल नहीं है। लिस्ट करोगे, प्रोडक्ट अपलोड में इमेजेस अपलोड कर दोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, अपलोड हो गई, कस्टमर आया, क्लिक करा, प्लेस ऑर्डर, डिलीवरी वाले को गया, दैट्स इट, पिक हुआ। तो ये मॉडल पे प्रैक्टिकली कंप्यूटर पर बैठने का इतना सचेस ज़्यादा काम नहीं है। 20% प्रैक्टिकल पे काम है, लेकिन जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, ये आप थ्योरी समझ रहे होंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ही है, वो आपके 80% तक इन्वॉल्व है आपका माइंड, कि कितना अपने माइंड को आप इन्वॉल्व करते हो। समझ में आ गई एक दफ़ा चीज़ें। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है जैसा कंज्यूमर होगा मैंने उसके साथ वैसा डील करना है, जैसा बिजनेसमैन होगा मैंने। अब होल सेलर भी तो बिजनेस करता है, उसके पास भी तो आता है। अब अगर वो यही नेचर के साथ सबसे बात करेगा तो वो बिजनेस चला पाएगा, नहीं चला पाएगा ना। लेकिन उसको डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। आप कंज्यूमर बन के जाओगे, कस्टमर बन के जाओगे, तब आप अलग तरीके से ट्रीट होगे। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए जाओगे तो अलग तरीके से ट्रीट होगे। तब आपने किस तरह का बिहेवियर अप्लाई करना है, इसमें वो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पूरी मार्केटिंग इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। आप मार्केट करने जा रहे हो किसी प्रोडक्ट को, तो B2B B2C, कंज्यूमर बिहेवियर, मॉडल कौन सा है, बिजनेस कैसा है, ये सारी चीज़ें तो पता होंगी जब तो काम करोगे। सब्सक्रिप्शन मॉडल क्लियर हुआ। सब्सक्रिप्शन मॉडल मैंने कीजिए सब्सक्रिप्शन ली और आगे मैंने सेल करी। जैसे डोमेन और होस्टिंग का बिजनेस आता है वेबसाइट डेवलपमेंट में, एक बल्क में सर्वर परचेज हुआ और डिफरेंट वे में आपने उसको सेल कर दिया। इंटरनेट प्रोवाइडर है आपका एरिया के अंदर, जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो क्या करता है, बल्क में एक 100 GB की स्टोरेज ले लेता है, और वो 2 GB 3 GB जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो क्या करता है, शेयर्ड इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है। ऐसा ही होता है ना। इनको क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बेस पे उसने ख़रीदा भी है और उसने सब्सक्रिप्शन बेस पे आगे सेल भी करा है। तो ये मॉडल क्या हो गया, B2B और B2C ही कहलाएगा, लेकिन उसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐड हो जाएगा। सही है। बहुत सारी मोबाइल की एप्लीकेशन ऐसी होती है जो कि हमारा प्रोडक्ट बेस पे काम करती हैं, लेकिन वो क्या कहलाती है हमारी, B2B या B2C पे। अब बहुत सारी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल एप्लीकेशन है, कैनवा इस्तेमाल करते हैं आप लोग। अब कैनवा पे एडिटिंग करिए ठीक है, लेकिन सब्सक्रिप्शन भी उस पर लाइसेंस होता है, तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू B2B या B2C परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस ऐसी है कि आप B2C और B2B कर रहे हो, किसके थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, तो वो आपका मॉडल कौन सा कहलाएगा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। और एक आपके पास आती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, क्या आपने ख़रीदा नहीं है, यहाँ से उठाया वहाँ दे दिया, ना आपका कुछ गया, सिर्फ आपको मिला और आपकी सिर्फ मेहनत लगी। कैसे, फॉर एग्जांपल अब आप इन्वेंट्री परचेज करोगे, अब आपने डिफरेंट वेंडर्स के साथ कांटेक्ट कर लिया। जो मैं होलसेलर के नेचर की बात कर रहा हूँ वो इसी वजह से ख़राब हुए उनका ज़्यादातर, कि बहुत सारे लोग आते हैं पिक्चर्स लेके चले जाते हैं, टाइम उनका ज़ाया होता है,
डिटेलिंग लेते हैं उनसे, और ऑर्डर इतनी क्वांटिटी में उनको नहीं मिलता। होलसेलर ऑर्डर कितनी एक्सपेक्ट करता है, बल्क में, और जो पर्सन उसके पास आके परचेजिंग करने की सोचता है और उससे डिटेल लेता है वो सिंगल, मल्टीपल, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, ऐसा ही ना। ऑर्डर जितने ऑर्डर आएंगे उतने जाके खरीदे भेज दी। इस वजह से उनका नेचर अब डिफरेंट होने लगे ऑनलाइन केस। लेकिन ये मॉडल ख़राब नहीं है, एक अच्छा मॉडल है स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, बेचना है। अब मैं इसके 100 प्रोडक्ट तो एक साथ परचेज नहीं कर लूँगा ना। 100 प्रोडक्ट 10 लाख के मिल रहे हैं। स्मार्ट वॉच, हाँ, 100 यूनिट्स अगर मैं परचेज़ करूँगा तो 10 लाख की अमाउंट लगती है। अगर मैं एक शॉपकीपर, रिटेलर से बात कर लूँ या होलसेलर से बात कर लूँ कि मैं ऐसे काम करता हूँ, मुझे जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं आपको पे करूँगा, मैं ऐसे पिक्चर्स लेके जा रहा हूँ, उसकी सारी डिटेल लेके जा रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आया दराज पे, अमेज़ॉन पे, ईबे पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर आया, मैं आऊँगा, आपको पर प्रोडक्ट यानी 1 यूनिट के पैसे दूंगा, परचेज़ करूँगा, घर पे आऊँगा, पैक करूँगा और उसको डिलीवर कर दूँगा। ये मॉडल कौन सा कहलाता है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहलाता है। रीसेलिंग भी जिसे कहते हैं हम, B2B रीसेलिंग ही कहलाती है। आप बिजनेस से ले रहे हो और बिजनेस पर्पस के लिए सेल कर रहे हो, वो यही कहलाता है। ड्रॉप शिपिंग बहुत चल रहा है, अमेज़ॉन पे भी चल रहा है, दराज पे भी चल रहा है। जो कहते हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होने वाला मॉडल ड्रॉप शिपिंग ही है। अब मुझे ऑर्डर आया, मैं शॉप पे गया, फॉर एग्जांपल मुझे एक ऑर्डर आई है, मैंने देख लिया दराज पे एक ऑर्डर आया हुआ या 2 ऑर्डर आए हुए। अब जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं पे करते हुए प्रोडक्ट परचेज कर लूँगा और पैक करके नेक्स्ट डे जब मैं यहाँ आ रहूँगा या फिर नेक्स्ट डे मैं कहीं और जा रहा हूँ, कोई भी शेड्यूलिंग हो सकती है, या मैं शाम में जाकर ये वेयर हाउस पर डिलीवर कर दूँगा। तो ये मॉडल मेरा क्या कहलाएगा? ड्रॉप शिपिंग। और उसके मुझे पैसे मिलेंगे कि आपने ख़रीदने की इन्वेंट्री लेकर नहीं रखी, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई, आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, आपको 1200 मिल जाएंगे। तो 1000 आपकी वो कॉस्ट निकल गई, 200 आपके पास पर प्रोडक्ट प्रॉफिट बच गया। ये मॉडल कहलाता है आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब इस पे मर्जी है आपकी, प्रोडक्ट परचेज करके रख लो पहले से ही बल्क में, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, या अगर आपके पास अमाउंट है परचेज करके रख लो। अगर आप सिंगल यूनिट पे काम करना चाह रहे हो तो सिंगल यूनिट पे काम कर लो। लेकिन फिर अगेन मॉडल डिफरेंट हो जाएगा। सिंगल यूनिट पे काम करोगे तो प्राइसिंग डिफरेंट है, कस्टमर और बिजनेस का बिहेवियर डिफरेंट है। अगर आप बल्क में परचेजिंग करते हो तो आपको ये सस्ता भी मिल सकता है और उसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सकती है, क्योंकि होलसेलर में प्राइसिंग फ्लैक्चुएट होती है। वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, अगर मटेरियल महंगा होता है, डॉलर फ्लक्चुएट करता है तो मटेरियल महंगा होता है, फिर आपका मैन्युफैक्चरर महंगा देता है। अगर मटेरियल सस्ता होता है तो मैन्युफैक्चरर सस्ता देता है आपको, होलसेलर भी सस्ता देते हैं आपको, रिटेलर कभी भी सस्ता नहीं देता। वन टाइम प्राइस बढ़ जाते हैं तो कभी भी माइनॉरिटी में होता है 1% 2% जो कम कर लेते, वरना नहीं। तो होल सेलिंग में ये फ्लक्चुएट करते हैं, कम भी हो सकते हैं प्राइस और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन रिटेलिंग में ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये मॉडल अगेन सारी चेन आपकी इन्हीं मॉडल पर बेस करेगी। लास्ट डे तक ये मॉडल डिस्कस होते रहेंगे। जो ई कॉमर्स आपने स्टार्ट करा, आपका आखिरी दिन आया या आखिरी दिन चल रहे हैं, तब भी ये मॉडल की वजह से होंगे। सक्सेस भी आपकी और फेलियर भी आपकी। सक्सेस है तो इन मॉडल पे बेस करते हुए सक्सेस है, अगर फेलियर है इन्हीं मॉडल पे बेस करते हुए बेसिकली होता ये है कि जैसे आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, ड्रॉप शिपिंग को एक स्टेप और आगे ले जाओ तो ये वाइट लेबलिंग में आता है। एक स्टेप कौन सा ऐड होगा? मैंने ये प्रोडक्ट क्या करा, 1 यूनिट परचेज़ कर लिया उससे, या बल्क में परचेज़ कर लिया। इस वॉच का कोई ना कोई कंपनी का नाम होगा, सही है। मैंने उस बॉक्स को हटाया, मैंने अपनी बॉक्सिंग इन्वॉल्व करी, पैकेजिंग मेरी अपनी इन्वॉल्व हुई, हर चीज़ मेरी इन्वॉल्व हुई, नाम सारा मेरा गया और मैंने कस्टमर को जाके भेज। कस्टमर नहीं जानता कि एक्चुअल में किसका ब्रांड है, ये किस नाम से खरीद रहा है, ये आपके नाम से खरीद रहा है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी वाइट लेबलिंग। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये गिलास है, पानी का गिलास है, कोई लिखा हुआ है किससे खरीदा है, आप बता सकते हैं, आप कस्टमर है, मैं आपको बेच रहा हूँ,
तो आप ये बता सकते हैं कि मैंने किससे ख़रीदा है या किससे बनवाया है, कुछ लिखा हो इस पर, और यहाँ पे मैं स्टिकर लगा दूँ तो आप क्या समझेंगे किस ब्रांड का है, ये मेरे ब्रांड का है। तो ये मैं आपको अपना स्टिकर लगा कर या इस पे वो कटिंग करवा कर अपने नाम से आपको पैकेज करवा के ये दूँ मैं आपको इस तरह से, तो आप क्या एज्यूम करेंगे ये मेरा है। तो मेरे लिए बिज़नेस कौन सा बिज़नेस कहलाएगा, वाइट लेबलिंग। आइदर वो ड्रॉप शिपिंग होगी तो मैं ड्रॉप शिपिंग कह दूंगा, वाइट लेबलिंग ड्रॉप शिपिंग। मैं बल्क में परचेज़ कर रहा हूँ, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा कि एक एक यूनिट जाके परचेज़ कर रहा हूँ और फिर मैं बेच रहा हूँ, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, ड्रॉप शिपिंग नहीं है। तो मैं कह दूंगा वाइट लेबलिंग है, मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हुए, एक मेरे पास पर्सन बैठा हुआ है जो उसकी कटिंग करता है, इम्पोज करेगा इस पर या स्टिकर लगाएगा, अपनी पैकेजिंग करेगा और डायरेक्टली सेल हो जाएगा। एक वो भी हो सकता है कि मैंने एक यूनिट परचेज़ करा और मैंने अपनी पैकेजिंग करी, घर पे आ गया और मैंने सेल कर दी। दोनों मेरे पास आपकी वाइट लेबलिंग ही कहलाए। होता ये है कि अगर इन मॉडल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो प्रोडक्ट एक लॉन्च करा, नहीं चला, फिर दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करा, वो भी नहीं चला, तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च करा। दरअसल मसला कहाँ होता है, प्रोडक्ट में नहीं होता, इन मॉडल्स के अंडरस्टैंडिंग में होता है। जो 90% तक ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनका 90% फेलियर के चांसेस यही होता है कि वो मॉडल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, प्लेटफॉर्म के मॉडल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, बिजनेस के मॉडल को अंडरस्टैंड नहीं करते, और वो क्या करते हैं, बेचना शुरू हो जाता है। अच्छी बात है बेचना, काम ही बेचने का है, प्रेजेंटेशन का है, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट होने के बाद क्या करना है, एंड यूज़र तक नहीं पहुंच जाता तब तक क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट अपलोडिंग की तरफ जाते हैं तो आप क्या, मैं एक छोटे से बच्चे को भी वो चीज़ सिखाऊंगा वो कर लेगा। घर में छोटे छोटे बहन भाई होते हैं, उनको सिर्फ माउस पकड़ के बताओ यहाँ पिक्चर अपलोड होगी, यहाँ कीबोर्ड से ऐसा टाइप होगा, वो बच्चा भी कर लेगा। आप में क्या फ़र्क हुआ, फ़र्क इन मॉडल्स का आता है, इनकी अंडरस्टैंडिंग का आता है, जो कि आपको वैसे टर्म में नहीं मिलेगी, या आपको अंडरस्टैंड करके ही ये मॉडल्स पे ग्रिप हासिल होगी। और लास्ट में आपका आता है ऑक्शन। ऑक्शन क्या होता है, बोली लगाना, नीलामी जिसे कहते हैं उर्दू के अंदर, कि एक प्रोडक्ट है, मैंने इसके प्राइस लगाए मोबाइल के 20,000 रुपीज़, अब आप सारे ही परचेज़ करने वाले हो, अब मैं बोल देता हूँ भाई अब जो ज़्यादा पैसे देगा वो ही लीजिए। अगर आप 21 बोलते हो आप ले जाओगे, 25 की आवाज़ आती है आप ले जाओगे, अगर ये कहती है मैं 30,000 दे दूँगी तो ये लीजिए। तो आप लोग कैसे परचेजिंग कर रहे हैं, ऑक्शन के थ्रू परचेज कर रहे हैं। मैं कैसे सेल कर रहा हूँ, ऑक्शन के थ्रू सेल कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कौन सी आ रही है इसमें, ऑक्शन की आ रही है। ये हमारे पास ऑक्शन मॉडल कहलाता है। आपको ईबे पे मिल जाता है, अलीबाबा पे मिल जाता है ऑप्शन, आई थिंक अमेज़ॉन में भी मैंने कुछ ब्रांड्स का देखा था, वहाँ पे भी मिल जाता है आपको ये, लेकिन मेजोरिटी में नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चाइना की जो वेबसाइट है उन पर ज़्यादातर ये चीज़ें इन्वॉल्व है, लेकिन अमेज़ॉन की तरफ इतना ज़्यादा नहीं है, 5%, 2%, 3% इसका रेशो हमारा चलेगा, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। हर प्लेटफॉर्म की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे आपने शिपिंग इंडस्ट्री का सुना होगा, जो कंटेनर्स आते हैं, जब जो कंटेनर जो यहाँ इंपोर्ट कराते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई भी क्या कहते हैं बैंड लग जाता है, सही है, बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हुए थे, चेकिंग होती है, लीगलाइजेशन, उसमें अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती तो कंटेनर होल्ड कर लिया जाता है, उसका माल नहीं दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के डॉलर लगे, दूसरी कंपनी को, पाकिस्तानी कंपनी ने बाहर वाली कंपनी को डॉलर्स दिए, यानी पाकिस्तान ने यूएस को डॉलर्स दिए वो कंटेनर यहाँ लाने के, वो पैसे तो कहीं ना कहीं से पूरे करने हैं ना, वो कंटेनर ऑक्शन के लिए दिए जाते हैं। तो वो वेबसाइट पे भी लॉन्च होते हैं, वो फिज़िकल भी लॉन्च होता है। हमारा जो ऑनलाइन पर्पस है, तो ऑनलाइन वेबसाइट होती है शिपिंग की, जैसे कराची पोर्ट है, PICT है, सही है, फोर्ट कासिम है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वहाँ जाके हम जब परचेज़ करते हैं, अच्छा ये कंटेनर है, इसका इतने का इन्वेंट्री है, अगर मैं सेल करूँगा तो मुझे इतने का फ़ायदा हो जाएगा, मेरे पास मार्केट अवेलेबल है, मैं बिजनेस टर्म की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ ऑर्डर करूँगा, बिट लगाऊँगा,
बिडिंग करूँगा, वो कंटेनर की प्राइस रखते हैं 20 लाख रुपए और मैं कह देता हूँ कि ठीक है मैं इससे 40 लाख तक कमा सकता हूँ, ठीक है भाई मैंने 30 लाख इसकी प्राइस बता दी। अब बहुत सारे और लोग भी तो उसके प्राइस बताएंगे। हाँ, मुझे पता है कि मैं 40 लाख की सेल कर दूंगा तो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। अब कोई दूसरा पर्सन कहेगा कि मैं इसको 60 लाख का बेच दूंगा। रिटेलिंग में तो जितने में आप कस्टमर को घेर लो। आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हो, बाद में पता चलता है कि मैं महंगी ले आया और कोई बोलता है कि मैं सस्ती ले आया। ये बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है ना। तो वो बंदा कह रहा है कि मैं इसको 60 लाख का बेच दूंगा, वो उसकी बोली लगाता है 50 लाख। तो ये बिडिंग लगाने का जो सिलसिला होता है ये आपका ऑक्शन कहलाता है। वो ऑनलाइन परचेजिंग के प्लेटफॉर्म होता है, वो लोकल भी हो सकते हैं, वो इंटरनेशनली भी हो सकते हैं। तो शिपिंग के अंदर ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, अली बाबा के अंदर ये ऑप्शन मिल जाता है, ईबे के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरह से बहुत सारे लोकल ब्रांड्स और है जो कि ऑप्शन पे काम करते हैं। और अगर ये ऑप्शन में अगर आपका सक्सेस मिल जाती है तो वन टाइम में आपका कह सकते हैं वो छक्का लग गया, ये वाली बात होगी थी। और लॉस हुआ तो डायरेक्ट लॉस। आपने प्रोडक्ट परचेज करना है, अब ये मुझे पाकिस्तान में 10,000 की एक प्राइस पड़ रही है और अगर मैं बहुत सारे और प्रोडक्ट लेता हूँ बल्क लेने के बाद भी मुझे इतनी कॉस्टिंग बन रही है और कस्टमर की परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, 10,000 8,000 की भी कोई नहीं खरीद सकता। तो मैं कोशिश करूँगा बाहर से मंगवाऊँ ताकि मुझे वहाँ से सस्ती मिल जाए। शिपिंग वगैरह हर चीज़ थर्ड पार्टी के सब पैसे निकाल कर मुझे ये 5,000 की पड़ रही है कस्टमर को, तो मैं वहाँ से मंगवा लूँगा ना। एंड यूज़र को 10,000 के बजाय ये कितने की मिल रही है, 5,000 की मिल रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कहाँ से मंगवाऊँ, बाहर से मंगवाऊँ। तो अगर कोई कंटेनर मुझे अवेलेबल यहीं मिल जाता है तो मेरी शिपिंग कॉस्ट बच गई, मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट बच गया। अगर मैं मंगवाता, कंटेनर परचेज करता, फिर वहाँ से यहाँ पे आता, यहाँ टैक्स देता, ड्यूटी पे करता, फिर जाके मुझे चीज़ें मिलती और मुझे डायरेक्ट वो चीज़ ऑक्शन में मिल गई। तो जो अच्छे लेवल के बिजनेस पे काम हो रहा है तो वो कंटेनर को ढूंढ रहा है कि मुझे बल्क में प्रोडक्ट मिल जाए। होलसेलर के पास एक क्वांटिटी होती है लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर के पास एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, वो भी कंपनी से परचेज करते हैं। अगर वो आपको और ज़्यादा, आपका मंथली ट्रैफिक बहुत है, 10,000 यूनिट सेल होते हैं, तो आपको पीछे से इन्वेंट्री भी तो इतनी चाहिए होगी। तो वो होलसेलर 3-4 होलसेलर मिलकर भी पूरे नहीं कर रहे। बिजनेस मॉडल्स होते हैं ऐसे। तो आप फिर उन ऑप्शन पे जाते हो, मंथली, 3 मंथ, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे आपके कंटेनर अनलोड होते हैं, बाहर से जाके आप परचेज करके आते हो। तो ये आपका ऑप्शन बेस्ड मॉडल्स करा।